हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 में आया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। आज देखेंगे समावेशी विद्यालय की सृजन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी से या अदर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियो सभी आपके पास पहुंचते रहें। दृष्टिबाधित बालकों से आपका क्या अभिप्राय है? इनकी विशेषताओं, समस्याओं तथा इनके लिए शिक्षा का प्रावधान बताइए तथा शिक्षा द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शिक्षण सहायक उपकरणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर में देखते हैं, दृष्टिबाधित बालकों का अर्थ एवं परिभाषा। दृष्टिबाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं, यानी देखने में उन्हें समस्या होती है। जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, कुछ दृष्टिबाधित बालक मोटे छापे यानी जो मोटे छपे हुए अक्षर होते हैं या पुस्तकें होती हैं, मोटे अक्षर छपे हुए होते हैं उनमें, तो उन पुस्तकों को या अथवा पाठन सामग्री का यानी पाठन सामग्री पढ़ पाने में समर्थ होते हैं, यानी पढ़ सकते हैं मोटे अक्षर छपी हुई पुस्तकें जो होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बालक गंभीर रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, यानी बिल्कुल नहीं देख सकते, ज़्यादा देखने में दिक्कत होती है। उनमें देखने की क्षमता पर्याप्त रूप से कम होती है। ऐसे बालक देखने की विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। अमेरिका में मेडिकल संघ ने कानूनी परिभाषा दी थी और अगली हेडिंग है इसमें दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताएं। दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली परिभाषा है भाषा का विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। दृष्टिबाधिता में भाषा का दोष नहीं होता क्योंकि यह सुन सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो सुन सकते हैं, देख ही तो नहीं पाते हैं, तथा बोल सकते हैं। बोलना और सुनना भाषा के मुख्य कौशल माने जाते हैं। यह भाषा सीखने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं। भाषा के अध्ययन से अपनी बात माता पिता तथा साथियों से कह सकते हैं। इनमें संप्रेषण यानी किसी बात को कहना यानी संप्रेषण सक्षमता होती है दृष्टिबाधित बालकों में। सामान्य बालकों से इनकी भाषा सीखने का ढंग थोड़ा भिन्न यानी अलग होता है, क्योंकि सामान्य बालक देखकर अनुकरण सीखता है करके अधिक यानी अनुकरण करके अधिक सीखता है जो सामान्य बच्चा होता है। और जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं इस प्रकार के यानी दृष्टिबाधित बालक यानी इस प्रकार के अनुभव से वंचित रहते हैं, यानी देखकर नहीं सीख सकते वो। यह शाब्दिक अभिव्यक्ति ही कर पाते हैं। शाब्दिक अभिव्यक्ति में वास्तविकता नहीं होती क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से अनुभव नहीं होता। दृष्टिबाधित सुनकर ही शब्दों का चयन करता है, कि जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट होते हैं वो सुनकर ही शब्दों का चयन करते हैं क्योंकि दृष्टिबाधित क्रियाशील नहीं होती। समस्त जानकारी तथा ज्ञान श्रवण इंद्रियां सुनने पर आधारित होता है। किसी वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता, किसी वस्तु को सही से देख नहीं पाते तथा तथ्यों को भाषा में प्रकट करता है। जो भी तथ्य होते हैं उनको भाषा द्वारा बताते हैं। उसे रंगों को कोई बोध नहीं हो सकता, इन्हें रंगों का भी बोध नहीं हो सकता क्योंकि वो दृष्टिबाधित है। इनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति आंतरिक नहीं होती, जो सभी शब्द को अभिव्यक्ति करते हैं वो आंतरिक नहीं होती। इनकी अनुभव पूर्ण नहीं होती है, ना ही अनुभव पूर्ण होते हैं। उनका प्रत्यक्षीकरण सुनकर यानी सुनने जो प्रत्यक्षीकरण होता है उनका सुनने तथा स्पर्श तक ही सीमित रहता है। वो सुन सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं दृष्टिबाधित स्टूडेंट। दूसरी हेडिंग है मानसिक योग्यता। दृष्टिबाधित बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते। शोध कार्यों से यह विदित हुआ है कि यदि इन्हें समुचित शिक्षा दी जाए अथवा शिक्षा का अवसर मिल सके
तब इनकी बुद्धि लब्धि अचानक अधिक बढ़ जाती है। ज्ञानात्मक योग्यताएं भी सामान्य से कम नहीं होती। यद्यपि इनके सीखने तथा प्रत्यक्षीकरण ढंग भिन्न होता है, यानी थोड़ा अलग होता है सीखने का ढंग। प्रत्यक्षीकरण के विकास में कमी रहती है, यानी प्रत्यक्षीकरण यानी किसी चीज़ को प्रत्यक्ष यानी सीधे देख पाने में कमी रहती है। और समुचित अधिगम, जो भी उनका पूरी तरीके से अधिगम यानी सीखते हैं, जो अनुभव होते हैं सीखने का अभाव रहता है थोड़ा। दृष्टिबाधित बालक दूरी को बोधगम्य में नहीं कर सकते, इन दूरी को हम वो नहीं भाप सकते क्योंकि देखने में वो असमर्थ होते हैं। और क्योंकि वे दूरी नहीं देख सकते, इनमें दूरी का प्रत्यय यानी विकसित नहीं होता क्योंकि वो देखने में असमर्थ हैं। दूरी के प्रत्यय का बोध दृष्टि इंद्रिय के स्थान पर अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ये मतलब दूरी का किस तरीके का मतलब मापा जाए या समझा जाए, तो दूसरे इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इनमें कभी-कभी दूरी की सौंदर्यानुभूति का भाव विकसित हो जाता है। यह समय से दूरी का अनुमान लगाते हैं, यानी समय के द्वारा दूरी का अनुमान लगा रहे कितना समय लगा, तो लगभग उसी हिसाब से वो दूरी का अनुभव लगा लेते हैं। स्पर्श से भी इन्हें दूरी का बोध होता है, यानी अपने स्पर्श से किसी आकाशीय पिंड का सही बोध नहीं हो पाता। तारे चंद्रमा आदि का बोध नहीं कर पाते। इन्हें हाथी का बोध करना भी कठिन है। पहाड़, नदियों, झरने तथा भौगोलिक इकाइयों का ज्ञान नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार अधिक सूक्ष्म जीव जंतु का अभिबोध नहीं होता। इन्हें सापेक्षिक रूप से इनका ज्ञान दिया जा सकता है और बोध कराया जा सकता है, यानी बोध में उन्हें समझाया जा सकता है। दृष्टिबाधित बालकों में प्रत्ययों का विकास स्पर्श यानी छूने पर अनुभव से होता है। दो प्रकार के स्पर्श अनुभव होते हैं, प्रथम विश्लेषण स्पर्श अनुभव, द्वितीय संश्लेषण स्पर्श अनुभव से होता है। इसमें एक फर्स्ट पॉइंट हेडिंग है विश्लेषण स्पर्श अनुभव के अंतर्गत दृष्टिबाधित किसी वस्तु विभिन्न अंगों का स्पर्श करके मानसिक स्तर पर प्रत्यक्षीकरण करता है। दूसरी हेडिंग है संश्लेषण स्पर्श अनुभव के अंतर्गत दृष्टिबाधित अपने हाथों से छोटी छोटी वस्तुओं को स्पर्श करके एक अथवा दोनों हाथों से स्पर्श करके अनुभव करता है। भौतिक वस्तुएं बड़ी होती हैं, इसीलिए संश्लेषण स्पर्श अनुभव उपयोगी होती हैं। सामान्य दृष्टि वाला बालक वस्तु को संपूर्ण रूप से देखता है, जो सामान्य दृष्टि वाला बालक वस्तु को संपूर्ण रूप से भी देखता है और उसको खंडों में देखता है। दृष्टिबाधित को विश्व ज्ञान तथा बोध कराना कठिन होता है। दृष्टिबाधित बालकों में एकाग्रता यानी उसमें एकाग्रता यानी जो एकाग्रता इकट्ठा करने में अधिक कठिनाई होती है, यानी एकाग्रता का विकास अधिक होता है, यानी उनका वो लोग एकाग्र होते हैं। और देखने से एकाग्रता प्रभावित होती है, यानी देखकर आप उनकी एकाग्रता को भाप सकते हो। और उस यानी सुनने का कौशल उत्तम होता है, यानी सुनने में भी उच्च होते हैं। इससे ज्ञानात्मक विकास में स्थानापन्न कई प्रकार से होता है। सामाजिक तीसरी हेडिंग है सामाजिक और कार्य समायोजन। दृष्टिबाधितों की व्यक्तित्व यानी व्यवहार की समस्याएं आंतरिक नहीं होती। यदि इन बालकों में असमायोजन की समस्या सामाजिक कारणों से होती है, यानी सामाजिक कारणों से होती है, यही बालक अपने समायोजन को सुनिश्चित करते हैं। इनके साथी इन्हें स्वीकार नहीं करते। गंभीर रूप से दृष्टिबाधितों को अक्सर स्वीकार कर लेते हैं, परंतु कम दृष्टिबाधितों के लिए स्वीकार नहीं करते हैं। बाधिता की गंभीरता के परिणाम स्वरूप सहानुभूति बढ़ जाती है। माध्यम
रूप से दृष्टिबाधितों के व्यवहार अन्य बालकों के प्रति नकारात्मक होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि यह बालक पूर्ण दृष्टिबाधितों की भांति दूसरों पर अधिक निर्भर हों। यह जरूरी नहीं है। आश्रित और असहाय होने के कारण समाज का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण होता है और इन्हें स्वीकार करते हैं। दृष्टिबाधित बालकों की समस्याएं इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट, बुद्धि लब्धि स्तर कम होना। शोध अध्ययन से यह विदित हुआ कि दृष्टिबाधित बालकों का बुद्धि स्तर भी सामान्य से कम होता है। इसीलिए समुचित वातावरण तथा अवसर खोजने में भी असमर्थ रहते हैं। बुद्धि परीक्षण पर यह अच्छा नहीं कर पाते हैं। अधिकांश बुद्धि परीक्षण से ज्ञान, अनुभव तथा सूचनाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसीलिए इनका बुद्धि लब्धि स्तर कम होता है। व्यवहारिक दृष्टि से इनकी कार्यशैली सामान्य से निम्न स्तर की होती है। इसमें दूसरा पॉइंट है शैक्षिक, दृष्टि बाधित बालक ब्रेन लिपि का उपयोग करने पर भी सामान्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि कम रहती है। दृष्टिबाधित बालक सामान्य बालक से 1 या 2 वर्ष मंदित रहते हैं तथा शैक्षिक निष्पत्ति कम रहती है। यह बालक मंद गति से तथ्यों तथा सूचनाओं को बोधगम्य कर पाते हैं, क्योंकि यह अवलोकन नहीं कर सकते, ना ही अनुकरण कर पाते हैं। ज्ञान के स्रोत श्रव्य तथा स्पर्श इंद्रियों तक ही सीमित रहते हैं। ज्ञान के स्रोत जो होते हैं श्रव्य यानी सुनने पर और स्पर्श इंद्रियों तक ही सीमित रहते हैं। पढ़ने की गति धीमी होती है। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। तीसरी हेडिंग है मंद वाणी विकास यानी स्लो स्पीच डेवलपमेंट। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक वाणी की कला और कौशल का अनुकरण नहीं कर सकते। जो उन्होंने सुना है उसी से वाणी का विकास होता है। वाणी का विकास सार्थक रूप में नहीं होता। शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शब्दों के उपयोग तथा उच्चारण में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसमें चौथा पॉइंट है व्यक्तित्व विक्षिप्त होना, यानी व्यवहार होता है, डिसऑर्डर होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यानी व्यक्तित्व यानी व्यवहार के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का विशेष महत्व तथा योगदान होता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जीवन के अनुभवों का इसमें सुधार होता रहता है। दृष्टिबाधित बालकों का समुचित वातावरण और जीवन के अनुभव से उनके व्यक्तित्व का यानी व्यवहार का विकास अपने ही प्रकार से होता है। इनके विकास में नाड़ी संस्थान, उनके अनुभव तथा मानसिकता का गहन प्रभाव होता है। इनमें असुरक्षा तथा विक्षिप्तता अधिक रहती है, इन डिसऑर्डरता ज़्यादा रहती है, जो व्यक्तित्व यानी व्यवहार के विकास को प्रभावित करती है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक समायोजन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल एडजस्टमेंट। समाज में दृष्टिबाधितों को ये दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि वह समाज की सहायता चाहते हैं। इन्हें व्यक्तिगत तथा सामाजिक संस्थाएं सहायता करती हैं। इनमें हीन भावना आ जाती है और समाज में समायोजन की कठिनाई भी आती है। मनोवैज्ञानिक इनके समायोजन की समस्याओं के संबंध में एकमत नहीं है। कुछ शोध अध्ययनों की निष्कर्ष हैं कि इस प्रकार के बालकों का विद्यालय में समायोजन नहीं होता। अन्य शोध निष्कर्षों में पाया कि विद्यालय में इनका समायोजन उत्तम होता है। उनके साथी तथा सहयोगी पर्याप्त सहायता करते हैं। अगली इसमें हेडिंग है दृष्टि बाधित बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछली बार 2022 में आया था ये टॉपिक। इन एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर विजुअली हैंडीकैप्टेड। इसमें पहली हेडिंग है कक्षा व्यवस्था की विधि। चूँकि पृथक्करण अब आधुनिक शैक्षिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। पृथक्करण यानी अलगाववाद, यानी पृथक्करण अब आधुनिक शैक्षिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अतः एक सहकारिता योजना का विकास किया गया है, जिनके द्वारा कम देखने वाले बालक अपने कार्य एक विशेष समान से युक्त कक्षा में एक योग्य शिक्षक के अंतर्गत करते हैं। अन्य कार्यक्रमों में यानी अन्य कार्यक्रमों के लिए उसी अन्य औसत बालकों के साथ मिल जाते हैं। दूसरी हेडिंग है सहकारिता। यदि उपर्युक्त योजना सफलतापूर्वक चलती है, जो बालक के स्वास्थ्य तथा शिक्षा का उत्तरदायित्व अधीक्षक, प्रधानाध्यापक, स्कूल स्वयं सेवा अध्यापक तथा विशेष कक्षा के अध्यापक तथा बालक के माता पिता पर है। इस सहयोग को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है प्रत्येक को शिक्षा के विशेष उद्देश्य से परिचित होना चाहिए। इन सभी को समस्या समाधान में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। आंशिक रूप से देखने वाले बालक का विशेष कक्षा तथा सामान्य कक्षा में वाली प्रकार स्वागत करना चाहिए। इससे वह अपनी कठिनाइयों पर विजय पाने में सफल होगा। तीसरी हेडिंग है पाठ्यक्रम। कम देखने वाले और औसत बालकों का पाठ्यक्रम एक सा होता है। अध्यापकों को यानी जो अध्यापक होते हैं टीचर यानी अध्यापकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा भी कोई कार्य अधिक नहीं करवाया जाए जिससे आंखों पर अधिक जोर पड़े। चौथी हेडिंग है शैक्षिक माध्यम। ऐसे बालकों के लिए शैक्षिक माध्यम बड़े पैमाने पर हैं। एक औसत बालक के लिए किताब 10 या 12 अंक के टंकण में होती है और पर आंशिक देखने वाले कारकों के लिए 18 या 24 अंक के टंकण में होती है। प्रिंट साफ तथा विस्तृत होना चाहिए। अनावश्यक टंकण नहीं होना चाहिए। सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखा होना चाहिए। 2 शब्दों में बड़ी जगह होनी चाहिए। हाशिया होना चाहिए। मानचित्र तथा चित्र होने चाहिए। बड़े सफ़ेद या क्रीम रंग के कागज़ों पर मोटी तथा गहरी लीड वाली पेंसिल प्रयोग करनी चाहिए। आर्ट तथा क्राफ्ट के लिए ऐसा सामान प्रयुक्त होना चाहिए कि आंखों पर अधिक जोर न पड़े। मशीनी तरीके जैसे टाइप राइटर, रेडियो आदि एक बड़ी मात्रा में प्रयोग होने चाहिए। टाइपराइटर की दूनी की विधि का उपयोग करना चाहिए। इसमें 5वीं हेडिंग है रोशनी। प्राकृतिक यानी प्राकृतिक तथा बनावटी दोनों प्रकार की रोशनी सभी बालकों के लिए महत्व रखती है। ये देखने वाले बालकों के लिए और भी अधिक महत्व रखती है। ऐसे बालकों का कमरा पूर्ण रूप से हर स्थान से रोशनी युक्त होना चाहिए। कक्षा की छतें सफ़ेद तथा दीवारें हल्के रंग से रंगी होनी चाहिए तथा उनमें चमक नहीं होनी चाहिए। दीवारें होती हैं उनमें चमक नहीं होनी चाहिए। भूरे तथा हरे बोर्ड में परावर्तन अधिक होता है, उनका प्रयोग करना चाहिए। फर्नीचर देखते हैं इसमें 6ठी हेडिंग है फर्नीचर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकने वाला फर्नीचर अधिक अच्छा होता है। इन्हें बालक किसी भी स्थान पर ले जाकर बैठ सकते हैं
और फर्नीचर इस प्रकार का हो जो पढ़ते हुए बालक के लिए उपयुक्त हो, यानी सही हो। इसका रंग हल्का होना चाहिए। अगली हेडिंग है इसमें मेडिकल परीक्षण, यानी 7वां पॉइंट है मेडिकल परीक्षण। यह विद्यालय की डॉक्टर या क्लिनिक द्वारा हो सकता है। आँख संबंधी परीक्षण, आँख सामान्य स्वास्थ्य, आँख की बीमारियों का इलाज, शरीर की बीमारियों का इलाज तथा चश्मा दिलवाने से संबंधित होना चाहिए। आँख के डॉक्टर को बालकों के स्वास्थ्य तथा आँख का एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए। इन्हें ऐसे आलेख तैयार करने चाहिए जिसमें वह बालक को आँखों से अभ्यास तथा इलाज के सुझाव दें। उन्हें यह बताना चाहिए कि बालक को नियमित रूप से चश्मा पहनना चाहिए। अध्यापक को अक्सर इन निरीक्षकों से संबंध रखना चाहिए। आँख के डॉक्टर को विशेष कक्षा में परीक्षण के लिए जाते रहना चाहिए तथा बालक के माता पिता से भी संबंध रखना चाहिए। 8वीं हेडिंग है शैक्षिक पर्यवेक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण स्थानीय तथा राजकीय दोनों हो सकता है। एक राजकीय निरीक्षक को विशेष शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे शैक्षिक तथा सामाजिक कठिनाइयाँ दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगली इसमें हेडिंग है दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। शिक्षा यानी शिक्षक का अत्यंत महत्व है, जो टीचर होता है उसका अत्यंत महत्व है। दृष्टिबाधित बालकों के अध्यापकों की आँख की बनावट, सफाई, आँख की सामान्य बीमारियों तथा कठिनाइयों से परिचित होना चाहिए। उसे दवाइयों, रोशनी, शारीरिक सामान तथा शैक्षिक सामान का प्रबंधन करना चाहिए। पढ़ाई की उचित विधि से परिचित होना चाहिए। उसे मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक कठिनाइयों के समान साथ साथ संवेगात्मक कठिनाइयों को पहचानना चाहिए। उसे बालक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पहचानना चाहिए। उसे बालकों को समस्या सुलझाने की दिशा देनी चाहिए। एक अध्यापक बालक में ऐसे गुण का विकास कर सकता है जिससे वह अच्छा सामाजिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक समायोजन कर सके। उसे बालक में ऐसी क्षमता उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह अपनी शारीरिक कमजोरी के हीन विचार को मन में ना लाए। उसे बालकों के माता पिता से भी मिलना चाहिए। दृष्टिबाधित बालक अब सामान्य विद्यालयों की कक्षाओं में पढ़ने लगे हैं। बालकों के लिए पाठ्यक्रम में थोड़ा सुधार किया जाता है। सामान्य विद्यालयों में स्रोत शिक्षक तथा स्रोत कक्षा की व्यवस्था की जाती है। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सामान्य शिक्षक तथा स्रोत शिक्षक दोनों का होता है। वास्तव में यह उत्तरदायित्व सामान्य शिक्षक का ही होता है। स्रोत शिक्षक तो उनकी कठिनाइयों तथा समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। इसीलिए सामान्य शिक्षक को यह ज्ञान तथा कौशल होना चाहिए कि दृष्टिबाधित बालकों को किस प्रकार पढ़ाया जाए। सामान्य शिक्षा को निम्नांकित बातों का बोध होना आवश्यक होता है। पहला है इसमें पॉइंट है दृष्टिबाधित बालक को शिक्षा ग्रहण करने का भी वही अधिकार होता है जितना कि एक सामान्य बालक को होता है। शिक्षा के समान उद्देश्य की सुविधा संवैधानिक प्राविधान है। सामान्य विद्यालयों में दृष्टिबाधितों को प्रवेश नहीं देते हैं, तब उन्हें प्रवेश न देने का कोई औचित्य नहीं बनता। दूसरा पॉइंट है दृष्टिबाधित बालक को सामान्य विद्यालय में प्रवेश से पूर्व स्रोत शिक्षक से परामर्श करना चाहिए। शिक्षक के नियोजन हेतु
विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विधियों तथा प्रविधियों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें, सामान्य शिक्षक को दृष्टि बाधित बालकों हेतु शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दिशा में उसे प्रयासरत भी रहना चाहिए। चौथा पॉइंट है, शिक्षक को सामान्य बालकों से कहना चाहिए कि दृष्टि बाधित बालकों की प्रत्येक प्रकार से सहायता करनी चाहिए। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त उन्हें चलने फिरने में भी कठिनाई होती है। पांचवा पॉइंट है, दृष्टि बाधित बालकों को सामान्य बालकों की भांति अधिगम अनुभव प्रदान किए जाए। समस्याओं का समाधान अलग से किया जाए। इसमें छठा हेडिंग है, शिक्षक को सामान्य और दृष्टि बाधित बालकों में अंतःक्रिया हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उनमें संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। सातवां हेडिंग है, जहाँ तक संभव हो विद्यालय की सभी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और अवसर भी दिया जाए। आठवां पॉइंट है, दृष्टि बाधितों को सामान्य बालकों जैसे गृह कार्य भी दिया जाए। नौवां पॉइंट है, शिक्षक को इन बालकों हेतु कक्षा में समुचित वातावरण और बैठने की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। कक्षा में प्रकाश का ध्यान रखा जाए। आगे की कुर्सियों पर बैठाया जाए। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग समुचित ढंग से किया जाए। श्यामपट्ट पर बड़े अक्षर लिखे जाएं। इन्हें थकावट जल्दी हो जाती है, इसीलिए कालांश जो क्लास होता है कालांश की अपेक्षाकृत छोटा होना चाहिए। 10वां पॉइंट है इसमें, कक्षा शिक्षण में अधिकांश शिक्षक हाव भाव, संकेतों तथा अशाब्दिक भाषा उपयोग अधिक करते हैं। दृष्टि बाधित बालक अशाब्दिक भाषा का लाभ नहीं उठा सकते, इसीलिए उनकी अभिव्यक्ति शब्दों में भी की जाए। शिक्षण सहायक उपकरण, दृष्टि बाधित बालकों के शिक्षण में शिक्षण तकनीकी के विकास ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालकों को इसका विशेष लाभ मिलता है। अनेक प्रकार के गणना यंत्रों, घड़ियों, श्रव्य सामग्री यंत्रों का विकास हुआ है। उत्तल दर्पण, चश्मे या दृष्टि यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। आकृतियों, अक्षरों, चित्रों को बड़ा प्रदर्शित करने वाले यंत्रों का विकास किया गया है। दृष्टि कैमरा, चलायमान टेलीस्कोप आदि का भी उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर हो तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो सभी आपके पास पहुंचती रहें।